सवाल को पिरोकर मैं शुरुआत ऐसे करूं कि उप मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, जो बच्चों के बीच में रहना पसंद करते थे, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में कई बदलाव किए, कई पैरामीटर सेट किए, लेकिन बच्चों के बीच से निकलकर वो पहुंच गए सीधा जेल। 17 महीने का ये सफर कैसा था, क्या बदला इससे? मतलब बदला तो क्या, और कमिटमेंट मेरे अंदर का और गहरा हुआ, क्योंकि अब राजनीति में हैं, और राजनीति में जब आप बदलाव करते हैं, राजनीति में जब आप लड़ते हैं लोगों से, सत्ता में बैठे हुए लोगों से, तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से एडवर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। वो एडवर्स कुछ भी हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो राजनीति में कोई ये सोचे कि नहीं साहब मैं तो राजनीति में रहूँगा लेकिन जेल जाना मुझे, तो ऐसा नहीं कि जेल जाने के लिए राजनीति करिए, बट जब आप लड़ रहे हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। वो अगर आपके अंदर स्वीकृति है तो फिर आपको कष्ट नहीं है अंदर मैं गया जेल में, तो 17 महीने में जेल में रहा मैं। ऑफ कोर्स ये एक क्वेश्चन, जब आप अंदर बैठते हैं अकेले उस छोटे से सेल में, तो अंदर और 15-16 घंटे वो लॉक रहता है, 7-8 घंटे आपको अलाउ किया जाता है। थोड़ा सा एक कंपाउंड है उसमें घूमने के लिए, पेड़ वेड़ हैं वहाँ पे, पर अलाउ आप नॉर्मली अंदर रहते हैं। तो अंदर उस छोटे से सेल में आप बैठते हैं, घूमते हैं, चहलकदमी करते हैं, तो आपको बहुत ख्याल आते हैं। तो उसमें मुझे भी ख्याल आता था कि मैं अंदर क्यों, और मतलब मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था। भगवान से भी सवाल होता था, यार अच्छे आदमी के साथ ऐसा क्यों होता है। पर फिर लगता था कि मतलब कष्ट तो सबने उठाए हैं, और जेल तो स्वतंत्रता आंदोलन में इतने लोग गए, तो अगर तुम जेल में आ गए तो कौन सी आफत आ गई। और फिर लगता था कि जेल है, अब यहाँ या तो आप टूट जाओ या आप और मजबूत हो जाओ। तो मैंने अपने आप में रिजॉल्व लिया कि मैं टूटूंगा नहीं। मैं पढ़ा, खूब पढ़ा, मैंने खूब मेडिटेशन किया अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, जो कुछ वहाँ जेल के अंदर किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी, खूब किताबें पढ़ी। कौन सी किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी? नहीं, कौन सी वाले में नहीं, मैंने सबसे ज़्यादा शिक्षा के संबंध में पढ़ी, क्योंकि मैं दुनिया भर से जब जाता था दुनिया के अलग अलग देशों में, तो वहाँ से शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में किताबें खरीद के लाता था, वो पढ़ी मैंने। और निश्चित रूप से भारत के अध्यात्म में मेरी दिलचस्पी थी पहले से। कभी मौका नहीं मिला था कि रामचरितमानस, रामायण, उपनिषद, गीता एक चेन में बैठ के इतने शिद्दत के साथ आप पढ़ जाओ, पर वहाँ तो मेरे पास समय था, और मैंने खूब ध्यान से बैठ के उनको पढ़ा, समझा कि क्या कहने की कोशिश की गई है, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। तो उनके पे भी खूब मेरा मनन हुआ। और कुल मिला के कहूँ तो मैंने इस पूरे समय का उपयोग किया, सदुपयोग किया, किताब पढ़ने में, मेडिटेशन करने में, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम बैक। मनीष जी, सीधा सवाल है कि नंबर 1 तो जेल में है अभी आपकी पार्टी के प्रमुख, आप अब बाहर आए हैं, पार्टी में जान फूकी है, पार्टी के कार्यकर्ता देख भी रहे हैं, दिल्ली की जनता भी देख रही है, बड़े हर्डल्स दिल्ली की जनता ने देख लिए कामकाज में। ऐसे में क्या आप सरकार में जाने वाले हैं, जनता जानना चाहती है, या फिर आप संगठन में रहकर संगठन के लिए काम करेंगे? ये अहम है, क्योंकि सब कोई इस पर निगाह है। देखिए, जहाँ तक हर्डल्स की बात है, मैं नहीं समझता कि स्कूल का, अस्पताल का, बिजली का, आज बिजली सब हर्डल्स के बाद में फ्री मिल रही है, हॉस्पिटल ठीक चल रहे हैं, स्कूल ठीक चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सब ठीक चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर्डल्स आए, और कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो शायद मैं कहूँ कि एलजी साहब और उन सब के एटीट्यूड की वजह से आ रहे हैं। वो तो जब हम पहले थे, बाहर थे, तब भी आते थे, तो वो तो अब मैं ही नहीं कह सकता कि एलजी साहब बदल जाएंगे। हम बाहर आ गए, अरविंद जी बाहर आ जाएंगे, सीएम साहब, और उसके बाद में चीज़ें और स्मूथ चलेंगी। जहाँ तक मेरे लिए है, मैं जब बाहर आया तो मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप हमारे क्षेत्र में आइए और कार्यकर्ताओं से मिलिए, लोगों से मिलिए। तो मैंने कहा ठीक है, पदयात्रा करेंगे। मैंने साथियों के सामने ये बात रखी, बोले अच्छी बात है, पदयात्रा की तैयारी कर ली गई। अब पदयात्रा मेरी शुरू हो जाएंगी, तो मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्राएँ करूँगा। फ़िलहाल यही सोचा है, और अगले कुछ दिन में पदयात्रा में ही रहूँगा। लेकिन आगे और क्या पार्टी भूमिका तय करेगी, अरविंद साहब, सीएम साहब जब आ जाएंगे, उसके बाद क्या भूमिकाएं तय होंगी, उस वक्त तय करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि लोगों के बीच में एक पिछले 1 से 1.5 साल में एक अविश्वास पैदा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता खासतौर पर ये देख रही है कि इतनी अस्थिरता है सरकार के अंदर, कोई सीनियर लीडर नहीं था। संजय सिंह भी अभी आए हैं, उन्हें बहुत वक्त तो हुआ नहीं आए हुए, आप अब आए हैं, तो आपको लगता है कि दोबारा से वो कॉन्फिडेंस लोगों का जीतना आपके लिए एक चुनौती होगी, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि अभी केजरीवाल जी जेल में ही हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बोलूँ कि अस्थिरता तब होती है जब, 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको लगता है कि आप, हमारे क्षेत्र में आइए और कार्यकर्ताओं से मिलिए, तो मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्राएं करूँगा। फ़िलहाल यही सोचा है, और अगले कुछ दिन में पदयात्रा में ही रहूँगा। लेकिन आगे और क्या पार्टी भूमिका तय करेगी, अरविंद साहब, सीएम साहब जब आ जाएंगे, उसके बाद क्या भूमिकाएं तय होंगी, उस वक्त तय करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अचानक 2 मुख्यमंत्री दिल्ली भागते हैं, उप मुख्यमंत्री दिल्ली भागते हैं और फिर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ती है, तब अस्थिरता होती है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में चुनी हुई सरकार को तोड़ दिया, फिर इधर से तोड़ के इधर जोड़ लिया, उधर से तोड़ के इधर जोड़ लिया। लोग सोचते हैं कि यार अब ये सरकारें कैसे चलेंगी, क्या होगा। वहाँ अस्थिरता होती है। दिल्ली तो मॉडल है इस बात का कि इनके नेताओं को पूरी कुचलने की कोशिश की गई, इनके कार्यकर्ताओं को पूरी कुचलने की कोशिश की गई, उसके बाद भी पार्टी भी डटी हुई है, सरकार भी डटी हुई है और सरकार काम भी कर रही है। तो यहाँ तो अस्थिरता नहीं बल्कि स्थिरता का मॉडल है, फर्मनेस का मॉडल है कि यार दिल्ली ऐसी तो आज तक राजनीतिक पार्टी नहीं हुई जिसको मतलब तोड़ने की इतनी जबरदस्त कोशिश की, फिर भी एक मुट्ठी की तरह से पार्टी भी इकट्ठी खड़ी है और सरकार भी चल रही है और सरकार के काम भी चल रहे हैं। जी लोगों को समझा पाएंगे कि हम जो है हम सारे हर्डल पार कर लेंगे, क्योंकि आप आते हैं अगर भी आप आरोप भी लगाते हैं एलजी पर, लेकिन फिर वही चुनाव आ रहे हैं सर पर, आपको एक एक आदमी के पास जाना है, तो उसको समझा पाएंगे कि हर्डल नहीं आएंगे अगर दोबारा जीते। नहीं, हर्डल तो देखो लोगों ने तो अब मुझे लगता है हमें तो अब समझाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने देख ही लिया कि यार ये लोग जेल चले गए, इनको बर्बाद करने की, इनके परिवार को बर्बाद करने की, पूरी पार्टी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद भी जो टूटता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो सरकार नहीं टूटने देता है, जो सरकार को चलाता रहता है, उस पर तो और ज़्यादा भरोसा किया जाता है। तो आज दिल्ली के लोगों में एक और ज़्यादा भरोसा हुआ है कि यही लोग हैं। नहीं तो भरोसा तो आप लोग लोकसभा चुनाव में भी जता रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि भले ही जेल में है लेकिन हमें पता है कि वोट हमें मिलेगा। जेल का जवाब वोट से स्लोगन आपने दिया था, इस पे कैंपेन चलाया। लोकसभा चुनाव को मैं एक दूसरे एंगल से ही देखता हूँ और ये अब से नहीं 2014 से हम देख रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, हमको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 6 महीने बाद में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो ज़बरदस्त सीटें मिली, मतलब हिस्टोरिक सीटें मिली। 19 में लोकसभा चुनाव और 20 के विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। तो लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव से कनेक्ट करके देखना मुझे नहीं लगता कि ठीक हो पाएगा। लेकिन 3 लोकसभा चुनाव में हम जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए या जनता के बीच अपना मैसेज नहीं दे पाए, इस बात को तो मतलब हम कहें कि ना कहें फिर भी हमें स्वीकार करना ही ये सच है कि हम जनता के बीच कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपनी बात, तभी जनता हमें नहीं वोट दे पाई। लेकिन अगर उसी रिजल्ट को देख के हम विधानसभा की बात करें तो दिल्ली की जनता को हमेशा पता है कि भाई दिल्ली के में फ्री बिजली अगर कोई दिला सकता है तो केजरीवाल दिला सकता है, बिजली के 0 बिल कोई कर सकता है, स्कूल ठीक कोई कर सकते हैं तो केजरीवाल जी कर सकते हैं, अगर अस्पताल कोई ठीक कर सकते हैं, बसें सड़कों पे दिल्ली में हिस्टोरिक तरीके से चल रही हैं, नए अस्पताल बन गए, ये कोई काम कर सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। और लोगों को ये भी समझ में आ रहा है, जो इन्होंने रूमर फैलाने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर भ्रष्टाचार करना होता तो ये 200 यूनिट बिजली फ्री दे के लोगों के बिजली के बिल 0 करके क्यों कर रहे हैं। मतलब केजरीवाल जी तो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसमें करते हैं ना, बिजली की उसमें कर लेते हैं, हमारे बिल नहीं 0 करते। तो ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो लोगों को मैसेज अपनी तरफ से भी बहुत क्लियर है। निश्चित रूप से जब मैं जाऊंगा, चुनाव में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनके जवाब भी देंगे।